ड्रामा की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया के एक अफसर जिसका नाम रयू जवान है एक दागदार चेहरे वाले कर्नल से ब्रीफिंग लेता है। कर्नल मिशन की अहमियत बताते हुए कहता है कि इस काम के आगे जान की भी कोई कीमत नहीं है। दूसरे शब्दों में वो अफसर को मौत पर भेज रहा है। वो ये भी कहता है कि अगर वे दोबारा मिले भी तो वो दुश्मनों की तरह मिलेंगे और उनमें से सिर्फ एक ही बचेगा। 2 साल बाद साउथ कोरिया में रयू जवान उसी हार्ड लाइफस्टाइल को अपनाता है। उसके रूल्स के अनुसार उसे दक्षिण कोरिया की जिंदगी में घुल मिल जाना है और खुद को एक लोकल बेवकूफ की तरह दिखाना है। मोहल्ले के बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे कूड़े की तरह व्यवहार करते हैं। एक समझदार और किफायती औरत उसे अपने घर में रख लेती है और माँ जैसा व्यवहार करती है। मोहल्ले में सब उसे डोंगू के नाम से जानते हैं। अफसर को अपने मिशन पर शक भी होने लगता है। हालांकि वो लड़ाई की तकनीकों में माहिर है, कई भाषाएं जानता है और हर तरह के हथियार चला सकता है, फिर भी उसे एक मूर्ख का अभिनय करना पड़ता है। फिर भी वो अपना मिशन बड़े जिम्मेदारी से निभाता है। हर सुबह वो अपनी नाक में जलन पैदा करता है ताकि ऐसा लगे कि उसे हमेशा नाक बह रही है। सीढ़ियों से गिरकर बेढंगेपन का नाटक करता है। वो उस दुकान पर काम करता है। डोंगू से सोया सॉसेज चुरा लेते हैं। सोचते हैं कि उसे पता नहीं चलता, लेकिन डोंगू हर चीज याद रखता है और चोरी हुए स्नैक्स का हिसाब रखता है। मोहल्ले की रात में काम करने वाली महिला भी दुकान पर आती है। उसका हाव भाव देखकर डोंगू घबरा जाता है और उसका खुला गला देखकर अपनी नजरों को संभाल नहीं पाता। वो खुद से कहता है, शांत हो जाओ, मत देखो, ये तो बस बच्चों को खिलाने का सामान है। मैंने सिगरेट मांगी थी। ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो तुम्हें कोई मार भी सकता है। मिशन के दौरान उसे बहुत कम वेतन मिलता है, जिसे वो एक चुपा चुप्स की टिन में जमा करता है। 2 लाख वोन बचाकर वो बेहद खुश है। सोचता है कि शायद मिशन पूरा होने पर वो नॉर्थ कोरिया लौटकर अमीर बन जाएगा और एक अपार्टमेंट खरीदेगा। डोंगू को मोहल्ले में एक हार्मलेस सीधा साधा आदमी माना जाता है, लेकिन उसने मोहल्ले की हर व्यक्ति की आदतें और खासियतें ध्यान से पढ़ रखी हैं। उसे खास तौर पर एक लड़की यूरान पसंद है जो हमेशा उससे अच्छा व्यवहार करती है और शायद उसे भी उससे थोड़ा लगाव है। यूरान 22 साल की है और एक छोटे ऑफिस में अकाउंटिंग क्लर्क है। वो रोज दुकान पर कुछ खरीदने आती है, लेकिन उसका छोटा भाई जो हाई स्कूल में है डोंगू का मजाक उड़ाता है ताकि वो उसकी बहन के बारे में कुछ सोचे भी नहीं। लेकिन मोहल्ले में एक इंसान ऐसा है जिसे डोंगू की असलियत पता है। डिलीवरी करने वाला लड़का उससे पूछता है, तुम यहाँ कब से हो? डोंगू जवाब देता है, 736 दिन। असल में वो डिलीवरी वाला भी एक उत्तर कोरियाई एजेंट है, लेकिन इतने साल दुश्मन देश में रहते रहते उसे खुद पर शक होने लगा है कि वो वाकई अपने देश के लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं। मगर डोंगू उसे उसके फर्ज की याद दिलाता है और कहता है कि देश से गद्दारी का ख्याल भी मत लाना। शाम को अपने मूर्ख छवि को और मजबूत करने के लिए डोंगू पब्लिक डेफिकेशन मिशन शुरू करता है। वो बीच सड़क पर सबके सामने कुत्ते की तरह पॉटी करने लगता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी वक्त वहां से यूरान गुजर जाएगी। उसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन यूरान, जो हमेशा डोंगू से अच्छे से मिलती थी, उससे नजरें चुराने लगती है। यूरान का भाई कहता है, ओ गंदे आदमी, सड़क पर ये सब क्या करते फिरते हो? मैंने कहा था मेरी बहन की तरफ मत देखना। डोंगू बेचारा चुपचाप चला जाता है। जो डोवक, जो सौरत का बेटा है जिसने डोंगू को घर में रखा है, वो उसे अपना बड़ा भाई जैसा मानता है। वो तय करता है कि डोंगू को लड़ाई करना सिखाएगा ताकि कोई उसे परेशान न करे। डोंगू सपने में एक जबरदस्त पंच मारता है और जो डोवक को आसमान में उड़ा देता है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना होता है। असल में तो वो अभी भी मूर्ख बनने का नाटक करता है। तभी डिलीवरी वाला आदमी उसे एक लिफाफा देता है जिसमें उसकी माँ की फोटो होती है। वो माँ जिसे उसने 11 साल से नहीं देखा। वही तस्वीर उसे उत्तरी कोरिया की याद दिलाती है और उसकी असली पहचान को जिंदा रखती है। डोंगू अपनी माँ को पत्र भी लिखता रहता है, उम्मीद में कि किसी दिन उन्हें दे सकेगा। एक दिन जब डोंगू और उसका फॉस्टर भाई किसी घर में सामान डिलीवर करते हैं तो डोंगू को घुसपैठ के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई जासूस रहता है और उसे पता लगाना है कि वो दुश्मन है या साथी। शाम की एक्सरसाइज के दौरान वो जासूस खुद उसके पास आता है। वो एक के पॉप स्टार की तरह दिखता है, ब्लीच किए हुए बालों के साथ। दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई होती है जो दोस्ताना स्पारिंग जैसी लगती है। फिर वे अपने बचपन और उत्तरी कोरिया के ट्रेनिंग कैंप की यादें ताज़ा करते हैं। दोनों कभी स्क्वाड कमांडर हुआ करते थे जो हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते थे। साथी के आने से डोंगू के मन में कई सवाल उठते हैं। उसे शक होता है कि उसकी ही निगरानी के लिए एक और एजेंट भेजा गया है। वो हाँ भी भरता है कि उसका मिशन यही है कि वो डोंगू पर नजर रखे और पता लगाए कि वो अपने देश के प्रति वफादार है या नहीं। डोंगू उस पर भरोसा नहीं करता। अगली सुबह वो उसका पीछा करता है। डोंगू देखता है कि उसका साथी एक रॉक बैंड में ऑडिशन देने गया है, लेकिन उसका उत्तर कोरियाई गिटार बजाना इतना खराब है कि वो बच्चों
बच्चों तक के मुकाबले लायक नहीं है। दूसरे लोगों के बीच वो बेहद अजीब दिखता है। ऑडिशन के बाद वो साथी डोंगो को बताता है कि उसका मिशन सिर्फ भीड़ में घुल मिल जाना है और रॉक स्टार बनने का नाटक करना है। डोंगो हैरान है कि उसे एक मूर्ख का किरदार क्यों निभाना पड़ रहा है। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं जबकि उसका साथी एक शानदार पौराणिक किरदार पाता है। शाम को तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज से डोंगो की नींद खुल जाती है। वो लड़का जो उसे हमेशा तंग करता है रोते हुए दरवाजे पर खड़ा होता है। वो डोंगू से अपने लापता भाई को खोजने में मदद मांगता है। पूरा मोहल्ला उस बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ है। अपनी कौशल का इस्तेमाल करके डोंगू तुरंत बच्चे के निशान पकड़ लेता है। उसे कोई संघर्ष का संकेत नहीं मिलता। बच्चे के पेशाब की जांच करके वो अंदाजा लगाता है कि बच्चा डायबिटीज का शिकार है, इसलिए उसे मीठा कुछ चाहिए था। बच्चे की आवाज सुनकर डोंगू छतों पर निंजा की तरह छलांग लगाता है। फिर वो किसी भी पास की कपड़े की रस्सी से कपड़े उठाकर भेष बदल लेता है। आखिर में डोंगू बच्चे को नाई के घर में पाता है। पता चलता है कि बच्चा वहां कुकीज लेने आया था जो नाई हमेशा उसे देता है। असल में नाई को बच्चे की मां पसंद है और वो उसके बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर उनका भरोसा जीतना चाहता है। उधर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और डोंगू को अजीब से कपड़ों में देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग उसे बच्चे का अपहरण करने वाला कोई विकृत आदमी समझ लेते हैं, लेकिन डोंगू अपनी बेहतरीन शारीरिक क्षमता की वजह से वहां से बच निकलता है। अगले दिन दक्षिण कोरिया की विशेष सेवा एक उत्तर कोरियाई जासूस से पूछताछ करती है। वो बताता है कि 16 साल पहले एक स्पेशल स्क्वाड 54 बनाया गया था। ये उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों में से चुने गए सबसे बेहतरीन योद्धाओं का समूह था जिन्हें दक्षिण कोरिया में घुसपैठ के लिए तैयार किया गया था। ये सोए हुए एजेंट किसी भी समय अपने देश का आदेश मानने के लिए तैयार है। तभी एक डिलीवरी मैन डोंगू के पास आता है। वो बताता है कि उसका मिशन खत्म हो गया है और अब 16 साल बाद वो अपने देश लौट रहा है, लेकिन वो डोंगू से बंदूक मांगता है क्योंकि उसके परिवार को उत्तर कोरिया में चीन भागने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 2-3 दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को मारकर खुद को उड़ाने की सोच रहा है ताकि शायद उसके परिवार को बख्श दिया जाए। डोंगू से शांत रहने और कोई बेवकूफी ना करने का आदेश देता है। ये लेफ्टिनेंट का आदेश है, यही तरीका है अपने परिवार को बचाने का। स्थिति से खिलवाड़ मत करो। डोंगू उसे एक बंदूक देता है, लेकिन वो खाली निकली। फिर वो आदमी को वापस भेजते हुए कहता है, गणराज्य के प्रति आखिरी सांस तक वफादार रहो, जीने की कोशिश करो और घर लौटो। यही एक तरीका है परिवार से मिलने का, चाहे जेल में ही क्यों ना मिलना पड़े। इसी बीच एक अज्ञात जासूस उस उत्तर कोरियाई कैदी की हत्या कर देता है जिसने स्क्वाड 54 की जानकारी दक्षिण कोरिया को दी थी। इसके बाद दक्षिण कोरियाई अधिकारी स्क्वाड 54 से निपटने के लिए एक विशेष यूनिट बनाने का फैसला करते हैं। शाम को डोंगू अपनी मां को एक और लेटर लिखता है जिसमें वो स्वीकार करता है कि शायद वो उत्तर कोरिया वापस ना जा सके। वो पत्र को बाकी बिना भेजे गए पत्रों के ऊपर रख देता है। तभी एक अनजान आदमी उसके सिर पर बंदूक टांग देता है। डोंगू पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर निशाना साध रहे हो? वो उसकी यूनिट के बारे में पूछता है पर आदमी चुप रहता है। ये वही शूटर था जिसने कुछ घंटे पहले गवाह को मार डाला था। वो कहता है कि वो डोंगू की उत्तर कोरिया के प्रति वफादारी की परीक्षा लेने आया है। फिर वो भाग जाता है। डोंगू उसका पीछा करता है लेकिन वो इमारतों की छतों के बीच से भागकर गायब हो जाता है। एक स्थानीय औरत डोंगू को छत पर देख लेती है और उसे मजे करने का न्योता देती है। डोंगू उस नशे में धुत लड़की को झूले पर घुमाता है। वो रोते हुए बताती है कि उसका असली नाम हा है। चलो इस पुरानी बात को जल्दी निपटा देते हैं। 18 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे उसके माता पिता ने अमेरिका में गोद दे दिया। वो अपने बच्चे को बहुत याद करती है। डोंगू नशे में लड़की को घर छोड़ देता है और फिर एक रॉक स्टार जैसे बनने की कोशिश करने वाले लड़के को उस रहस्यमयी आदमी से हुई मुलाकात के बारे में बताता है, लेकिन वो लड़का इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। घर लौटते समय डोंगू महसूस करता है कि वही रहस्यमयी आदमी उसे फिर से पीछा कर रहा है। डोंगू चालाकी से उसे चौंका देता है और पकड़ लेता है। ये आदमी असल में डोंगू का पुराना फ्रेंड होता है। वो स्क्वाड में एक छोटे लड़के के रूप में शामिल हुआ था और हमेशा अपने कमांडर की इज्जत करता था। मैं आपकी इज्जत करता हूँ कैप्टन। उसका नाम हाजिन है, लेकिन उससे बातचीत संभव नहीं होती। आप यहाँ तैनात हैं कहकर वो फिर भाग जाता है। इन घटनाओं से डोंगू बेचैन हो जाता है। कई सालों में पहली बार उसे 2 और उत्तर कोरियाई जासूस देखने को मिले थे। अगली सुबह डोंगू फिर हाजिन से मिलता है। हाजिन दक्षिण कोरिया में एक हाई स्कूल स्टूडेंट बनकर अंडरकवर है। उसका मिशन है यूरान भाई से दोस्ती करना। वही लड़का जो हमेशा डोंगू को तंग करता है ताकि वो उसकी बहन पर नजर न रखे। शाम को जब वे स्कूल के लड़के पर नजर रखते हैं, डोंगू फिर उससे उसकी असली योजना पूछता है। हाजिन कहता है कि उसे सो सांगू की जगह लेनी है, वही मोटा डिलीवरी मैन। तभी वे यूरान के मालिक की गंदी हरकतें देखते हैं जो जरा भी शर्म नहीं दिखाती और सीधे उस पर गंदे संकेत करती है। डोंगू हाजिन से कहता है कि जाकर उसकी मदद करो। वो मना कर देता है और उल्टा डोंगू को डांटता है कि वो दक्षिण कोरियाई लोगों से जुड़ाव क्यों महसूस कर रहा है। जाकर उसकी मदद करो, उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। हाजिन कहता है, मैं उस दक्षिण कोरियाई लड़की की मदद क्यों करूं? क्या तुम उसके लिए चिंतित हो? डोंगू कहता है, नहीं, वो यूजुन की बहन है। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा ताकि उसका भाई तुम पर भरोसा करे। वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे वही कपड़े पहना देते हैं जो डोंगू ने पहने थे जब उसे परवर्ट समझा गया था। वे उस आदमी को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने यूरान को परेशान करना जारी रखा तो वे उसकी तस्वीरें ऑनलाइन डाल देंगे। अगली सुबह तीनों जासूस दुकान की छत पर खुशी से समय बिता रहे होते हैं जहां डोंगू काम करता है। तभी वे देखते हैं कि वो महिला जिसने डोंगू को अपने पास रखा था स्थानीय गुंडों के साथ झगड़े में लगी हुई है। गुंडे उसे धमकाते हैं, अगर तुम किसी और सप्लायर से सामान लोगे तो तुम्हारी दुकान बर्बाद कर देंगे। डोंगू वहां चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए वो झगड़े के बीच में कूद पड़ता है। वो अपने मूर्ख जैसे दिखने वाले व्यवहार को बदले बिना सबका गुस्सा अपनी तरफ खींच लेता है। तभी गुंडा उस महिला को धक्का देता है, लेकिन डोंगू उसकी गिरावट को संभाल लेता है। वो लड़ाई में उतरने की तैयारी करता है, पर वो महिला उसे रोक देती है, बोलती है मुसीबत से दूर रहो, मुठिया मत चलाओ। ये बातें डोंगू को बेचैन कर देती हैं। उसे लगता है कि शायद वो समझ गई है कि वो सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। शाम को वो औरत का बेटा काम से लौटता है और गुंडों को ढूंढने की ठान लेता है। वो पुलिस का इंटर्न है, इसलिए अड़ा हुआ है। डोंगू गैस स्टेशन पहुंचता है जहां वो लड़का काम करता है और उससे अपने सौतेले भाई को छुड़ाने में मदद मांगता है। गुंडों ने उसे पकड़ लिया था जब उसने खुद उनसे उलझने की कोशिश की थी। स्कूल बॉय उन गुंडों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद डोंगू अपने सौतेले भाई के पास अपनी मूर्ख वाली शक्ल बनाए हुए पहुंचता है। भाई उसे कहता है कि परिवार की रक्षा करने के लिए इंसान को मजबूत होना चाहिए, और वो कहता है चिंता मत करो, मैं अपने परिवार का आखिरी दम तक ख्याल रखूंगा, मुझ पर भरोसा रखना। ठीक है, अब भगवान को दोष देना बंद करो। अगले दिन पड़ोसियों और करीबी दोस्तों के साथ बारबेक्यू के दौरान डोंगू महसूस करता है कि इस माहौल में वो बदल रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं वो इस जगह से बहुत ज्यादा जुड़ ना जाए। उधर नॉर्थ कोरिया में दागदार पहरे वाला कर्नल मंत्री से मिलने जाता है। मंत्री कहता है कि वे दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और स्क्वाड 54 के जासूसों की मौजूदगी इस प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती है। इसलिए मंत्री आदेश देता है कि सभी जासूसों को वापस बुलाया जाए, स्क्वाड को भंग किया जाए और उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए। फिर उन सभी जासूसों को मार दिया जाए और उनसे जुड़ी सारी फाइलें नष्ट कर दी जाए। लेकिन कर्नल मंत्री से गुजारिश करता है कि जासूसों को गद्दार नहीं बल्कि हीरो की तरह मरने का मौका दिया जाए। वो वादा करता है कि वो उन्हें दक्षिण कोरिया में ही आत्मविनाश का आदेश देगा। मंत्री पूछता है क्या तुम इसके बारे में पक्के हो? कर्नल कहता है अगर उन्होंने ना माना तो मैं खुद उन्हें मार दूंगा। डोंगू दक्षिण कोरिया में अपनी बेफिक्र जिंदगी का मजा ले रहा होता है, लेकिन ये खत्म हो जाती है जब उसके पेजर पर आत्मविनाश का आदेश आता है। इसके बाद पूरे दक्षिण कोरिया में लोगों द्वारा अकल्पनीय काम करने की भयानक लहर फैल जाती है। स्कूल बॉय डोंगू के पास आता है, वो भी उलझन में है। वो डोंगू को मारने का इरादा रखता है क्योंकि वो समझ चुका है कि डोंगू ने आदेश नहीं माना क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। डोंगू कहता है बेवकूफ मत बनो, बंदूक नीचे करो। मैंने तुमसे क्या कहा था रन, हम उन चींटियों जैसे ही हैं, अगर हम गायब भी हो जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार तीनों जासूसों के बीच विवाद बढ़ जाता है। डोंगू आदेश मानकर अपनी जान लेने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता है कि क्या उसके मरने के बाद उसकी मां का ख्याल रखा जाएगा। इस बारे में वो अपनी इंस्ट्रक्टर से बात करना चाहता है। उधर दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियां रातों रात मिली अनगिनत लाशों से हैरान है, लेकिन स्पेशल यूनिट का प्रमुख उतना आश्चर्यचकित नहीं है। वो कहता है अब सिर्फ 3 बचे हैं, वे अभी भी जवान हैं, बस आदेश का पालन कर रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि हस्तक्षेप न किया जाए और दुश्मन जासूसों को अपना काम पूरा करने दिया जाए, लेकिन वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता और बाकी लोगों को बचाने का निर्णय करता है। कुछ समय बाद दक्षिण कोरिया की स्पेशल यूनिट का प्रमुख डोंगू को ढूंढ लेता है और उसे आदेश न मानने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो भी स्क्वाड 54 का हिस्सा था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया आ गया था। वो नहीं चाहता कि युवा लोग अपने देश के खोखले आदर्शों के लिए अपनी जान दे दें। स्कूल बॉय उस अधिकारी पर हमला करता है और उसे पीछा करके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दक्षिण कोरिया की स्पेशल फोर्स उसे पकड़ लेती है। स्कूल बॉय डोंगू से कहता है मुझे छिपा लो, मैं भाग आया हूँ। डोंगू कहता है क्या? डोंगू नाई के पास जाता है और अपने बाल कटवा लेता है। फिर वो उन सभी लोगों के सामने अपनी असली पहचान में आता है जो उसके लिए प्रिय बन गए थे। वो उस औरत से विदाई लेता है जिसने उसे घर दिया था, यूरान, और उसके छोटे भाई को समझदारी भरी बातें कहकर अलविदा कहता है। इसके बाद वो अपने सभी पैसे उस महिला को दे देता है जो रात को काम करती है, और उसे एक नोट भी देता है। उसके बच्चे का अमेरिका का पता लिखा होता है। वो कहता है इतना काफी है टिकट खरीदने के लिए, अपना बच्चा खोजने के लिए और खुद को थोड़ा संभालने के लिए। फिर वो स्पेशल यूनिट अधिकारी को बेहोश कर देता है और उसका माइक्रोफोन लेकर चीफ से संपर्क करता है। चीफ डोंगू को बताता है कि कर्नल दक्षिण कोरिया पहुंच गया है ताकि बचे हुए जासूसों को खत्म कर सके। वो ये भी बताता है कि उनके शरीर में GPS डिवाइस लगे हुए हैं। डोंगू रॉकस्टार को सुझाव देता है कि वे किसी सुनसान जगह पर जाएं ताकि पूछताछ के दौरान स्थानीय लोगों को खतरा न हो। पूछताछ के दौरान स्कूल का लड़का स्पेशल यूनिट के प्रमुख से कहता है कि उसे भी साथ ले जाए। वो उत्तरी हत्यारों से अपने कमांडर को बचाना चाहता है और इसके लिए अपनी मातृभूमि छोड़ने का वादा करता है। इस बीच एक छोड़ी हुई इमारत में घायल कर्नल डोंगू को ढूंढ लेता है। कर्नल कहता है कि वो आदेश पूरा करे। डोंगू करने को तैयार है, लेकिन पहले जानना चाहता है कि क्या रिपब्लिक उसकी मां का ख्याल रखेगी। चेहरे पर निशान वाला कर्नल इस सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और सिर्फ आदेश दोहराता है कि राष्ट्र का आदेश बिना शर्त मानना होगा। इसके बाद लड़ाई और गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान डोंगू
इमारत की खिड़की से नीचे गिर जाता है। तभी वे दो लड़के जो पहले उसे तंग करते थे उसके पास आ जाते हैं। डोंगू, क्या हुआ? दूर हटो। क्या तुम फिर से पॉटी करने जा रहे हो? तुम्हें लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय रॉकस्टार एक कोरियाई कार में समय पर पहुंच जाता है और बच्चों के साथ डोंगू को वहां से ले जाता है। वे बच्चों को उनके घर के पास उतारते हैं और तय की गई जगह की ओर बढ़ते। एक और छोड़ी हुई इमारत। उन्होंने पहले मोटे कोरियर से कहा था कि वो अपने घर से हथियार लाए। इमारत में कोरियर उन्हें एक बैग देता है, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ ईंटें मिलती हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि मोटा आदमी उनके साथ नहीं है। फिर कोरियर मानता है कि उसका असली काम जासूसों पर नजर रखना है ताकि वे रिपब्लिक के साथ धोखा न करें। मुझे पता था और अब साबित हो गया है कि तुमने राष्ट्र को धोखा दिया। मेरा परिचय लो, मैं विश्वविद्यालय किम एसयू में राजनीतिक दर्शन का प्रोफेसर हूँ। तभी उसके खास आदमी आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डोंगू मोटे आदमी को बताता है कि जब कोई जासूस मिशन पर भेजा जाता है तो उसके परिवार वालों को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, और क्योंकि डोंगू ने खुद को मारने का आदेश नहीं माना, उसकी मां को फांसी दे दी गई। उसी समय चेहरे पर निशान वाला कर्नल अपने सहायक के साथ वहां पहुंच जाता है। साथ ही दक्षिण कोरियाई स्पेशल फोर्स भी आ जाती है। स्कूल का लड़का जिसे वे अपने साथ ले आए थे कार से भागता है और कई उत्तर कोरियाई स्नाइपरों को मार देता है ताकि अपने कमांडर को बचा सके। सारे स्नाइपर खत्म हो गए, जल्दी जाओ, कप्तान को बचाओ। रॉकस्टार और डोंगू छत पर चढ़ जाते हैं ताकि कर्नल से बच सके, लेकिन कर्नल और उसके आदमी उनके पीछे आ जाते हैं। लड़ाई छत पर जारी रहती है। रॉकस्टार कर्नल के आदमियों से लड़ता है जबकि डोंगू चेहरे पर निशान वाले कर्नल से अकेले बढ़ जाता है, लेकिन कर्नल लड़ाई में उससे ज्यादा ताकतवर है और जैसे ही वो डोंगू को खत्म करने वाला होता है, दक्षिण कोरियाई स्पेशल फोर्स छत पर पहुंच जाती है। स्कूल का लड़का जिसने खुद को स्पेशल फोर्स जैसा बनाया होता है, वो घायल कर्नल को गोली मार देता है। कर्नल एक ग्रेनेड निकाल लेता है ताकि खुद को और बाकी बचे जासूसों को उड़ाकर मार दे, लेकिन रॉकस्टार खुद को कुर्बान कर देता है। वो कर्नल को पकड़ लेता है और दोनों इमारत की छत से नीचे गिर जाते हैं। स्कूल का लड़का अपने कमांडर के पास दौड़ता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। डोंगू अपनी माँ की मौत के दुख से टूटा हुआ बेहोशी से उठता है। उसे अपनी जैकेट की जेब में एक सेविंग बुक मिलती है जो उस औरत ने रखी थी जिसने उसे पाला था। वो देखता है कि वो हर महीने उसके खर्चों के लिए उसके अकाउंट में पैसे जमा करती थी। उसे याद आता है कि वो उसे अपना बेटा कहती थी। निराश होकर वो चिल्लाता है कि वो वापस अपनी नई परिवार और उन लोगों के पास जाना चाहता है जिनके साथ वो पिछले कई सालों से रहता था। घबराहट में स्कूल का लड़का स्पेशल यूनिट के प्रमुख को गोली मार देता है और फिर जवाबी फायरिंग शुरू हो जाती है। डोंगू स्कूल लड़के को गले लगाता है और गोलियों की बौछार दोनों को छलनी कर देती है। दोनों इमारत से गिर जाते हैं।